like a Hellcat. पार्ट 7 की स्टार्टिंग में हमें किम योंग की कंपनी का कॉकटेल इवेंट दिखाया जाता है, जहां कंपनी की साइड से सभी पब्लिक के लिए बहुत टेस्टी फूड भी रेडी कराया हुआ था। और वहीं जुंगी जो कि वेटरेस की जॉब के बाद वापस घर जा रही थी, तो तब उसे एक आंटी समझाती हैं कि तुम इतना ज़्यादा हार्ड वर्क मत किया करो वरना बीमार पड़ जाओगी, जिस पर वो बोलती है कि नहीं, मैं सब हैंडल कर सकती हूँ। फिर जब वो आंटी वहाँ से चली जाती हैं तो तब जुंगी के पास किम योंग का मैसेज आता है, जो कि उसे अपने कॉकटेल इवेंट में खाना खाने के लिए बुलाता है। जहाँ जाने के लिए जुंगी भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, मगर जब जैसे उसने एक बॉक्स देखा तो उसको उसी लड़के यानी रॉकस्टार की याद आई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कॉकटेल इवेंट स्टार्ट हो चुका है, जहां सभी बारटेंडर्स अपने अलग अलग अंदाज में लोगों के लिए ड्रिंक रेडी करते हैं। जहां जीवू भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, जिसे देख सभी लड़कियां काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं और यहां तक कि वो सभी जीवू के लिए क्लैपिंग भी करती हैं। तो ये देख जीवू का भाई यानी जीयुक हैरान होता है कि तभी ये जी भी वहाँ आकर जीवू की हेल्प करने के लिए बोलती है और साथ ही वो जीवू के साथ फ़ोटो भी क्लिक करती है उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करने के लिए। कि तभी जीवू की नज़र जुंगी पे गई, जो कि वो भी इवेंट में आ चुकी थी। जीवू सोचता है कि भला ये यहाँ कैसे, इसलिए वो तभी जुंगी के पीछे जाता है। जुंगी हर जगह किम योंग को ढूंढ रही होती है। फिर जब जैसे उसके पास कॉल आती है तो उसे लगता है कि ये किम योंग की है, इसलिए वो खुश होकर पूछती है कि किम योंग तुम कहाँ हो। तो इस पर जीवू बोलता है कि जब किम योंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं तो फिर तुम्हें हमेशा उसी की फिक्र क्यों रहती है। तो ये सुन जुंगी तभी कॉल कट कर देती है और फिर जब जैसी पीछे मुड़ती है कि तभी वो जीवू से टकरा जाती है। जीवू कहता है कि ओह नो, मैंने फिर से तुम्हें देख लिया। पता भी है जब जब मैं तुमसे मिलता हूँ या तुम्हें देखता हूँ तो मेरे साथ बुरा होता है। यानी कभी मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से टकरा जाता हूँ, कभी अपनी वॉच टुटवा लेता हूँ तो कभी नोज। तो इस पर जुंगी बोलती है कि अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तुम ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं। तो इस पर वो बोलता है कि मगर मैं ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि मैं भी आज स्टाफ मेंबर हूँ और मेरी ड्यूटी है कस्टमर्स का ध्यान रखना। मगर जुंगी तब भी जीवू को उल्टा सीधा सुनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो किम योंग से मिलती है तो उसको रॉकस्टार से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि ये बेचारा गरीब है जिसके पास खाने को कुछ नहीं, इसलिए मैं इसे भी यहाँ ले आई। तुम गुस्सा तो नहीं हो ना। तो इस पर किम योंग बोलता है कि कोई नहीं, खाना पीछे लगा हुआ है, तुम दोनों जाके खा सकते हो। तो ये सुन रॉकस्टार खुश हो जाता है और किम योंग को थैंक्स भी बोलता है और फिर बाहर आकर पागलों की तरह भर भर के खाना खाता है, जैसे उसने काफ़ी टाइम से कुछ नहीं खाया हो। कि तभी मीडिया वाले जुंगी के पास आकर उससे उसका इंटरव्यू लेते हैं ड्रिंक से रिलेटेड। तो इस पर जुंगी हंसते हुए ड्रिंक की बहुत ज़्यादा बुराई करने लगती है, क्योंकि उसे ड्रिंक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो बोलती है कि ड्रिंक इंसान को डॉग बना देता है। तो वहीं जीवू ड्रिंक की तारीफ करता है क्योंकि ड्रिंक उसकी लाइफ का एक पार्ट है। दूसरी तरफ ये जी भी ड्रिंक की तारीफ करती है और बताती है कि ड्रिंक लोगों को नेचुरल ब्लश देता है जो किसी मेकअप से नहीं आ सकता। तो वहीं किम योंग और जी युग भी ड्रिंक को लेकर अपने अलग अलग ओपिनियंस देते हैं। नेक्स्ट सीन में जीवू नोटिस करता है कि किम योंग जुंगी को सभी फूड लाकर दे रहा है, इसलिए वो बोलता है कि जब ये लड़का जुंगी का बॉयफ्रेंड नहीं तो फिर ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है जैसे ये जुंगी का बॉयफ्रेंड हो। और वहीं जुंगी भी येजी और जीवू को साथ में देखकर चिढ़कर बोलती है कि देखो तो ज़रा, ये वर्क प्लेस पर अपनी गर्लफ्रेंड को भी ले आया। मगर जब जैसी जीवू ने जुंगी की तरफ देखा तो वो चिढ़कर अपना मुंह दूसरी साइड कर लेती है और फिर कुछ देखकर वहां से चली जाती है। एक्चुअली जुंगी को वहां बना हुआ शैंपेन टावर बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वो उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ रॉकस्टार मीडिया वालों को परेशान कर रहा था, ये बोल बोल कर कि मेरा भी इंटरव्यू लो। तो इस चक्कर में मीडिया वालों को वहां से भागना पड़ता है और इसी बीच रॉकस्टार के पैर में वायर्स आ जाने की वजह से वहां रखी लाइट शैंपेन टावर पर गिरने वाली होती है। तो ये देख जीवू जोर से चिल्लाकर जुंगी को वहां से हटने के लिए बोलता है, मगर वो सुन नहीं पाती। इसी बीच किम योंग भी ये सब देख लेता है और फिर जब जैसी
लाइट शैम्पेन टावर पर गिरने ही वाली थी तो तब एक साइड से जीवू और दूसरी साइड से किम योंग दोनों भागते हुए जुंगी के पास आते हैं, जहां सबसे पहले जीवू जुंगी के पास पहुंचकर उसे बचा लेता है, मगर इस चक्कर में उसके खुद सर पे चोट लग जाती है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। इनफैक्ट जुंगी भी जीवू के सर पे खून देखकर बेहोश हो गई। दोनों को फिर साथ में एम्बुलेंस से लेकर जाया जाता है और फिर जब ये दोनों हॉस्पिटल में होते हैं तो तब जीवू नर्स से पूछता है कि आखिर इसे हुआ क्या जो ये अभी तक होश में नहीं आई। तो इस पर नर्स बताती है कि ये बेहोश नहीं बल्कि सो रही हैं ओवर वर्क करने की वजह से। तो ये जानकर जीवू हैरान रह जाता है और फिर जुंगी को चैन से सोता देख बोलता है कि क्या ये सालों से नहीं सोई थी, और फिर उसके पास आकर उसे उठाने लगता है। जुंगी उठते ही डायरेक्ट जीवू से उसकी चोट के बारे में पूछती है और पूछती है कि क्या ये दुख तो नहीं रहा। तो इस पर जीवू बताता है कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है, ऊपर से मेरे हाथ पर भी चोट लग गई। मैंने कहा था ना कि तुम मेरे से दूर रहा करो क्योंकि तुम मेरे लिए अनलकी हो। तो ये सुन जुंगी सैड फील करती है और बोलती है कि अब मैं कभी तुम्हारे काम के बीच नहीं आऊंगी। यानी आई तो मैं अब भी नहीं थी, यानी तुम खुद मेरे पास भागते हुए आए थे, पर मैं तब भी पूरी कोशिश करूंगी तुमसे दूर रहने की। तो ये सुन जीवू बोलता है कि लकी और अनलकी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यानी मैं तो बस मजाक कर रहा था। और फिर खुद भी जुंगी के पीछे पीछे हॉस्पिटल से बाहर आता है, जहाँ जीवू जुंगी से कहता है कि वैसे तुम इजी नहीं, यानी तुम और सभी लड़कियों से अलग हो। तो ये सुन जुंगी हैरान थी कि तभी येजी और किम योंग ये दोनों भी वहाँ आ जाते हैं, जहाँ जीवू किम योंग को जुंगी की फिक्र करता देख थोड़ा बहुत जेलस फील करता है, मगर फिर बाद में येजी के साथ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जीवू के बड़े भाई यानी जी युग का घर देखते हैं, जहाँ कॉल पर जीवू की मॉम उन्हें समझाने की बहुत कोशिश कर रही होती है कि तुम किसी लड़की से शादी कर लो और अगर तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं तो तब भी तुम मुझे बता सकते हो। पर जी युग बिना कोई जवाब दिए कॉल कट कर देता है, क्योंकि उसे आज तक वो लड़की मिली ही नहीं जो उसे समझे, लाइक जिसे प्लांट्स में इंटरेस्ट हो। कि तभी जीवू भी रूम से बाहर आता है जी युग से पैसों के बारे में बात करने के लिए, मगर जी युग उससे इस बारे में बाद में बात करने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। ब्रश करते टाइम जीवू के हाथ में अब भी पेन था, इसलिए वो याद करता है कि कल उसने कैसे जुंगी की जान बचाई, जबकि इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया। इसलिए प्रेजेंट में जीवू बोलता है कि पर मैंने उसे बचाया क्यों, शायद मैं बहुत ही ज्यादा औसम हूँ इसलिए। और फिर तभी जुंगी को लगातार कॉल्स करने लगता है, मगर अब क्योंकि जुंगी रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम कर रही थी इसलिए वो जीवू की कॉल्स का आंसर नहीं दे पाती। नेक्स्ट सीन में हमें कंपनी मीटिंग दिखाई जाती है, जहां सभी लोग कॉकटेल इवेंट में हुए इंसिडेंट को लेकर सीरियस थे और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, मगर तभी जीह्योक खड़े होकर बोलता है कि इस चीज़ में मेरी टीम की गलती है, क्योंकि ये आइडिया उन्हीं का था जिस चीज़ की मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। तो ये सुन जीह्योक के टीम मेंबर्स नाराज होते हैं, इंक्लूडिंग येजी। तो फिर अब येजी की मॉम तो वैसी जीवू की पूरी फैमिली से नफरत करती हैं, इसलिए वो जीह्योक और उसकी टीम को अच्छी खासी पनिशमेंट दे देती हैं। नेक्स्ट सीन में जीह्योक अपने छोटे भाई यानी जीवू से मिलता है, उसको अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग पैसे देने के लिए। पर जब जैसे जीवू ने अपना आइडिया बताया कि उसे एक बार खोलने के लिए पैसे की ज़रूरत है और उसके लिए वो अपने हाथों से ड्रॉ की हुई बिजनेस प्लान फाइल भी लेकर आया था, मगर जीह्योक ये देखकर जीवू को सिर्फ $50,000 ऑफर करता है, जबकि जीवू को लगा था कि उसे ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए जीवू यहाँ अपने भाई से आर्ग्यूमेंट करने लगता है कि वो उसे ज़्यादा पैसे दें क्योंकि उसको पूरा घर चेंज करवाना है, मगर जीह्योक बिल्कुल भी मानता नहीं। तो फिर तब जीवू को थक हार कर जितने पैसे मिल रहे होते हैं उन्हीं को एक्सेप्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में जीवू कम पैसों की वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए जुंगी को कॉल करके जल्दी से मिलने के लिए बुलाता है और फिर जुंगी के साथ शॉपिंग करने मार्केट जाता है, जहां वो पहले अपने रूम के लिए काफ़ी सारा सामान बाय करता है एंड जुंगी से वो सभी सामान उठवाता है। फिर जब ये दोनों कुछ खाने एक रेस्टो आते हैं तो तब जुंगी पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी लगेज गर्ल हूँ जो तुम मेरे से ऐसे मजदूरी करवा रहे हो। तो इस पर जीवू बोलता है कि देखो, मैं कोई बुरा इंसान नहीं, अगर होता तो तुम्हें कभी ऐसा टेस्टी खाना खिलाने नहीं लेकर आता, यानी एक तरह से मैं तुम्हारा ख्याल भी रख रहा हूँ। तो ये सुन जुंगी चुप हो जाती है।
कि तभी जीवू बोलता है वैसे देख लेना, तुम धीरे धीरे मुझे पसंद करने लगोगी और क्या पता करने लगी हो। तो ये सुन जुंगी हैरान रह जाती है और कुछ नहीं बोलती, क्योंकि ये बात सच है कि अब वो धीरे धीरे जीवू को थोड़ा बहुत लाइक करने लगी है। नेक्स्ट सीन में दोनों किचन का सामान बाय करने आते हैं और क्योंकि जुंगी शेफ है इसलिए उसको इन सभी सामान की बहुत अच्छे से नॉलेज थी, लाइक कौन सा बर्तन नूडल्स के लिए सही रहेगा और कौन सा मीट के लिए। तो ये देखकर जीवू जुंगी से इम्प्रेस होता है। अब सभी सामान को जीवू के घर में लाया जाता है एंड जुंगी जीवू के रूम के कर्टन सेट करती है और पूछती है कि वैसे तुम इस प्लेस को लेकर इतने सीरियस क्यों हो। तो इस पर वो बताता है कि इसलिए क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं खजाना छुपा है, ऐसा मुझे मेरे ग्रैंडपा ने बताया। तो ये सुन जुंगी जीवू का मजाक बनाती है और कहती है कि वैसे मैंने कल भी तुम्हारा काम किया और आज भी, इसलिए 2 दिन के पैसे मिलाकर टोटल $400 हुए जो तुम मेरे कर्जे में से काटोगे, यानी अब बस $5,600 ही बचे हैं, जिस बात के लिए जीवू मान जाता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। फिर जब रात में जुंगी अपने दूसरे वर्क प्लेस पर जा रही थी कि तभी वो 2 आदमी और एक लेडी को देखती है जो कि किसी को ढूंढ रहे थे और फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं कि तभी रॉकस्टार जो कि छुपा हुआ था वो जुंगी को आवाज़ देता है और उससे पूछता है कि क्या वो तीनों यहाँ से गए। तो इस पर जुंगी बताती है कि हाँ। तो तब जाकर रॉकस्टार को सांस आती है। ये तीनों लोग कौन थे और रॉकस्टार को क्यों ढूंढ रहे थे ये अभी हमें बताया नहीं गया। नेक्स्ट सीन में रॉकस्टार और जुंगी दोनों साथ में बातें करते हैं, जहां रॉकस्टार बताता है कि मुझे कोरिया आए हुए 6 महीने हो चुके हैं, यानी जब मैं यहाँ आया था तो तब मेरे पास बहुत सारे पैसे थे पर अब नहीं, इसलिए मैं अपने बैंड के साथ मिलकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेता हूँ, पर तब भी मुझे एक अच्छी जॉब की तलाश है। तो इस पर जुंगी बोलती है कि और मुझे भी, और फिर रॉकस्टार से गाना सुनाने के लिए बोलती है, मगर रॉकस्टार सिर्फ नाम का रॉकस्टार था, यानी वो यहाँ इतना गंदा गाना गाता है कि उसे सुनकर जुंगी के कान दुख जाते हैं और यहाँ तक कि आसपास के लोग भी रॉकस्टार की सिंगिंग की बुराई करते हुए जाते हैं, पर उसे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से जोर जोर से गाना गाने लगता है, जिसके इस खतरनाक टॉर्चर को जुंगी बेचारी जैसे तैसे बर्दाश्त करती है। फिर वो अपने नाइट शिफ्ट वर्क प्लेस पर आती है जो कि एक बिग बाथ हॉल है, जिसे कोरिया में सोना बोला जाता है, जहाँ की जुंगी बहुत अच्छे से सफाई करती है और फिर सारी सफाई खत्म करने के बाद वहीं पर सोने के लिए लेट जाती है। दूसरी तरफ जीवू, जिसे हमेशा की तरह अब भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो मेडिसिन लेने की सोचता है, मगर फिर रुक जाता है और फिर जुंगी को मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम सो गई। जुंगी कहती है कि नहीं और फिर यहाँ इन दोनों के बीच नॉर्मली थोड़ी बहुत बातें होने लगती हैं, जहाँ जब लास्ट में जुंगी जीवू को गुड नाइट कहकर अपना फ़ोन रख देती है तो तब जीवू भी अपना आराम से सो जाता है और फिर डायरेक्ट सुबह 9 बजे उठता है। जीवू ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आज मुझे बिना मेडिसिन खाए नींद आई कैसे, जबकि मुझे तो बिना मेडिसिन खाए कभी नींद आती ही नहीं। नेक्स्ट सीन में जीवू अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था एंड अपनी मॉम से कुछ पैसे उधार मांगता है, ये बताकर कि मुझे बिजनेस के लिए चाहिए। जीयूक ने जो 50,000 दिए थे वो ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं, इसलिए प्लीज़ अब आप कुछ दे दो। तो ये सुन वो पूछती हैं कि कैसा बिजनेस। तो इस पर जब जैसे जीवू ने खुशी खुशी बताया कि मैं बहुत जल्द ग्रैंडपा के हाउस में एक बार ओपन करने वाला हूँ, तो ये सुन जीवू की मॉम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं था कि जीवू ये लाइन चूज़ करेगा। इसलिए वो कहती हैं कि अब लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे कि एक पेस्टर के दोनों बेटे अल्कोहल लाइन में हैं, यानी एक बियर कंपनी में काम करता है तो दूसरा बार खोले बैठा है। इसलिए वो जीवू को तुरंत घर से भगा देती हैं। बाहर आकर जीवू के डैड बोलते हैं कि वैसे जीयूक ने मुझे तो पैसे दिए नहीं, तुम्हें दे दिए। कि तभी जीवू की नज़र उसके डैड की एक बहुत ही एक्सपेंसिव कार पे गई, जिसे जीवू के डैड ने सभी की नज़रों से छुपा कर रखा हुआ था। वो बताते हैं कि ये कार नहीं बल्कि मेरी जान बियॉन्से है।
जिसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर कितनी भी मुसीबतें आई पर मैंने इसे कभी बेचा नहीं। बताओ ये सेक्सी और हॉट है ना। तो ये सुन जीवू, जिसके इतनी एक्सपेंसिव कार देखकर होश उड़ चुके थे, वो बोलता है कि हाँ डैड ये सच में बहुत हॉट है, इसलिए मुझे गर्मी लगने लगी। चलो बाहर से कोल्ड कॉफ़ी पीकर आते हैं। जहाँ जाने के लिए जीवू के डैड मान जाते हैं, पर जाने से पहले भी वो अपनी कार को जी भर के देख कर जाते हैं। मगर जब जैसे ये दोनों वापस आए तो तब तक जीवू के डैड की कार को कुछ लोग खोल के चेक कर चुके थे और जीवू को बताते हैं कि कार फर्स्ट क्लास कंडीशन में है, जिसके हम आपको अच्छे खासे पैसे देंगे। तो ये सुन मिस्टर चोई के होश उड़ गए। वो बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, यानी मैं कभी अपनी कार बियोंसे से ब्रेकअप नहीं कर सकता। मगर जीवू उनकी एक नहीं सुनता और कहता है कि फर्स्ट टाइम आपका बेटा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है और आप हैं कि उसका साथ देने को तैयार नहीं। आप चिंता मत करो, मैं आपको आफ्टर सक्सेस दूसरी कार दिलवा दूंगा, बस तब तक थोड़ी हिम्मत रखिए। तो ये सुन मिस्टर चोई बस रोते रह जाते हैं और कार वाले उनके सामने से ही उनकी बियोंसे को ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन से जीवू के घर का अच्छे से काम स्टार्ट किया जाता है, यानी सभी चेयर्स को सेट किया जाता है और साथ ही साथ सभी टेबल्स को भी। और फिर अब सभी काम खत्म होने के बाद जीवू चैन की सांस लेता है, मगर उसने जुंगी को अब भी काम पे लगाया हुआ था गार्डन की सफाई के लिए। कि तभी वहाँ जीवू का एक नेबर आता है जीवू से दोस्ती बढ़ाने के लिए और जुंगी को देख बोलता है कि अरे वाह, आपने इतनी जल्द काम वाली भी रख ली। तो ये सुन जुंगी मुंह बनाती है। वो आदमी बोलता है कि खैर छोड़ो, मेरा नाम किम है, और फिर जीवू के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। मगर जीवू कुछ नहीं बोलता बल्कि चुपचाप जूस पीने लगता है। तो इससे उस आदमी को अजीब लगता है। वो आदमी बताता है कि आपके घर के बराबर में जो कैफ़े है वो मेरा है, इसलिए मुझे डर था कि कहीं आप भी कैफ़े ना खोल लो, वरना हम दोनों के बीच कंपटीशन हो जाता। और फिर जीवू के सामने फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, मगर जीवू फिर से कुछ नहीं बोलता बल्कि जूस पीने लगता है। तो ये देख उस आदमी को बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है, इसलिए वो बाहर आकर जीवू को गालियां बकते हुए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जुंगी, जो कि अब भी जीवू के साथ काम करवा रही थी, कि तभी उसके पास किम योंग की कॉल आई, जिसे देख जुंगी खुश हो जाती है और बात करने के लिए बाहर चली जाती है। मगर जीवू ये सब देखकर चिढ़ रहा था। एक्चुअली किम योंग को ये फिक्र थी कि जुंगी रात को घर वापस क्यों नहीं आई। तो इस पर वो बताती है कि मैं अपनी नाइट शिफ्ट यानी बाथ हॉल में ही सो गई थी, यानी तुम्हारे घर एक ही बेड है, जिस वजह से मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से परेशानी हो, इसलिए मैं वापस घर नहीं आई थी और वहीं सो गई थी। और वैसे भी मैं एक दूसरी नाइट शिफ्ट जॉब ढूंढ रही हूँ जिसमें मैं एज ए शेफ काम कर सकूँ। कि तभी जुंगी को एक आइडिया आता है, इसलिए वो जब जैसी पीछे मुड़ती है तो जीवू वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो छुपकर जुंगी की बातें सुन रहा था। जुंगी अंदर आकर जीवू से जॉब मांगती है, क्योंकि इस टाइम उसे भी एक अच्छी जॉब की ज़रूरत है और जीवू को भी अपने बारे के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है। मगर जीवू कहता है कि नहीं, मैं ऐसे जॉब नहीं दूंगा, यानी पहले बोलो कि तुम मेरी बनना चाहती हो, तभी मैं तुम्हें जॉब दे सकता हूँ। तो ये सुन जब जैसी जुंगी को ना चाहते हुए भी ये कहना पड़ा कि हाँ जीवू, मैं तुम्हारी बनना चाहती हूँ, तो ये सुन जीवू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर जुंगी का हाथ पकड़ लेता है। ये देख जुंगी काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और बस फिर इसी के साथ पार्ट 7 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.